brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, तेरे ही पर्वतों पे तो फिरदौस रखा है, आ हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे। गुलजार जब कश्मीर पर लिखते हैं तो कश्मीर फिरदौस हो जाता है, फिरदौस यानी जन्नत। लेकिन इसी कश्मीर ने एक लंबा दौर देखा जब कश्मीर जहन्नुम था, आतंक की दिक्कत थी और भारत की दिक्कत मानी जाती थी। दुनिया ने माना नहीं ये बात कभी। उनके लिए ये भारत की एक बेसा शिकायत थी, एक बहाना था पाकिस्तान को घेरने के लिए। लेकिन फिर आया साल 1995, पश्चिम के 4 देशों ने कश्मीर के आतंक का दर्द अपने सीने पे महसूस किया। कश्मीर घूमने आए कुछ सैलानी जो किडनैप कर लिए गए, लाख मिन्नतें हुई लेकिन छोड़ा नहीं गया। फिर एक दिन एक लाश मिली जिस पर लिखा था अल फरहान। कौन था अल फरहान? किडनैप किए गए बाकी लोगों का क्या हुआ? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये बात है साल 1995 की। उस साल जुलाई महीने में एम्स के डॉक्टर तीरथ दास डोगरा के पास तंदूर कांड केस आया। सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अपनी बीवी नैना साहनी को पहले गोली मारी और बाद में एक होटल में ले जाकर लाश के टुकड़े किए और तंदूर में झोंक दिए। पहले पोस्टमार्टम में यह बात सामने नहीं आई थी कि नैना साहनी को गोली मारी गई। जब डॉक्टर डोगरा ने पोस्टमार्टम किया तब सच सामने आया। सुशील शर्मा को जेल हुई, न्याय हुआ। लेकिन जुलाई महीने में ही एक दूसरा केस भी डॉक्टर डोगरा के पास आया था, लेकिन न्याय तो दूर, इस केस की एक भी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। डॉक्टर डोगरा के पास नॉर्वे के एक व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी कश्मीर से। शरीर पर हथियार से एक नाम गुदा था, अल फरहान। यूं अल फरहान सऊदी अरब की एक घाटी का नाम है, लेकिन इसके आगे कोई जानकारी नहीं थी। जांच के बाद पता चला कि आतंकवादी गुट का नाम है। अल फरहान घाटी में तब नया नया सक्रिय हुआ था और असल में हरकतुल अंसार नाम के एक दूसरे आतंकी संगठन के एक धड़े के तौर पर काम करता था। हरकतुल अंसार उस दौर में कश्मीर में एक्टिव सबसे बड़ा आतंकवादी गुट था। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसे बनाने के लिए हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी नाम के 2 आतंकवादी गुट साथ आए थे। संगठन का हेड था नसरुल्लाह मंसूर। ये नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इस दूसरे नाम से आप परिचित जरूर होंगे। हरकतुल अंसार गुट का महासचिव और कराची की मैगजीन सदाए मुजाहिद का एक्स एडिटर मौलाना मसूद अजहर। इसके अलावा ग्रुप का लीड कमांडर था सज्जाद खान, जिसने 1993 में कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। कश्मीर घूमने आए 2 सैलानी किडनैप किए गए, हालांकि लोगों को छुड़ाया भी गया। अनंतनाग के पुलिस चीफ मोहम्मद अमीन शाह और साउथ कश्मीर के मीरवाइज काजी निसार ने इसमें अहम रोल निभाया। मीरवाइज ने आतंकवादियों से बात कर संपर्क स्थापित किया, लेकिन बाद में उन्हें इसकी बड़ी सजा मिली। पाकिस्तान प्रायोजित हमले में मीरवाइज की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद नवंबर 1993 में सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद अजहर और सज्जाद खान को अनंतनाग से गिरफ्तार किया। उन्हें तिहाड़ ट्रांसफर किया गया। इस घटना को गुजरे 2 साल और फिर आया साल 1995 का, वो साल जब दुनिया का ध्यान पहली बार कश्मीर में आतंकी घटनाओं की तरफ गया। सैलानियों का एक गुट था, कश्मीर घूमने आया था। इनमें शामिल थे ब्रिटेन के रहने वाले 33 साल के कीथ मांगन और उनकी पत्नी जूली। ब्रिटेन के ही 23 साल के पॉल वेल्स और उनकी गर्लफ्रेंड थी। अमेरिका के 43 साल के डोनाल्ड हिचिंग्स और उनके साथ जॉन चाइल्ड्स थे। ये लोग खूबसूरत वादियों में ट्रैकिंग करने आए थे, लेकिन उन्हें इल्हाम नहीं था कि कुछ के लिए ये आखिरी सफर साबित होगा। पहलगाम घूमते हुए इनमें से 6 लोगों को अल फरहान नाम के आतंकवादियों ने किडनैप किया। मंगन और हिचिंग्स की पत्नी को ये लोग वहीं छोड़ गए। इसके कुछ रोज बाद किडनैपिंग की और घटनाएं हुई। 8 जुलाई को जर्मनी के एक सैलानी और 9 जुलाई को नॉर्वे के हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो को किडनैप किया गया। किडनैपिंग के बाद आतंकवादियों ने एक नोट रिलीज किया जिसमें लिखा था, हमारे 21 साथियों को रिहा कर दिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। इस नोट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। भारत सरकार पर प्रेशर था, लेकिन सरकार आतंकवादियों को रिहा करने के लिए राजी नहीं हुई। अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब नॉर्वे की एक कमांडो कंपनी ने कश्मीर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके अनुसार आतंकवादियों से मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वो सैलानियों को छुड़ा नहीं पाए। अल फरहान की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि इस मुठभेड़ में एक टूरिस्ट जख्मी हो गया है।
अगर सरकार जल्दी उनके 21 साथियों को नहीं छोड़ती तो वो सबको मार डालेंगे। हालांकि भारत और नॉर्वे दोनों सरकारें किसी भी ऑपरेशन से इनकार करती रही। इंडिया टुडे में रमेश विनायक की तब की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियों ने इसे आतंकवादियों की चाल बताया। कहा कोई मुठभेड़ नहीं हुई। सरकार ने पत्रकारों को एक्सेस भी बंद किया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में यह मामला रोज सुर्खियां बनाता रहा। अमेरिका और ब्रिटेन अपने लोगों की रिहाई के लिए परेशान थे। उन्होंने सीधे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मदद मांग ली, दूसरे उग्रवादी गुटों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ मिला नहीं। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी सांसद और कट्टरपंथी संगठन जमात उलेमा इस्लामी का महासचिव फजल उर रहमान भारत आया। उसका दावा था कि उससे ब्रिटेन और अमेरिका के टूरिस्ट्स को छुड़ाने के लिए बातचीत के लिए भेजा गया है। सरकार ने उसकी मदद की पेशकश को लेकिन ठुकराया। हालांकि फजल उर रहमान के भारत आने से एक बात साफ हो गई थी कि वो पहले से आतंकवादियों के कांटेक्ट में था और इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। वेस्टर्न मीडिया फिर भी भारत सरकार से सवाल ही पूछता रहा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां टूरिस्ट्स को छुड़ाने के लिए हर कोशिश करती हैं। प्लेन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अनंतनाग के पुलिस चीफ मोहम्मद अमीन शाह को अल फरहान से कांटेक्ट करने को भी कहा जाता है। हालांकि इस बार शाह 1993 की तरह सफल नहीं होते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच एक अच्छी खबर भी आई। जॉन चाइल्ड्स आतंकवादियों के कैद से भाग निकले, लेकिन इसका अंजाम भुगता हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो ने। आतंकवादियों ने उनका सिर कलम कर दिया। उनके शरीर पर आतंकवादियों ने हथियार से गोद कर अल फरहान लिख दिया। चीज़ें दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी कह दिया कि हम अल फरहान को जानते नहीं। हुर्रियत ने यह भी कहा कि उनकी विचारधारा क्या है हमें पता नहीं है। ऐसे में सिर्फ अपील ही कर सकते हैं और जो अपील की गई वो बेकार गई। अंत में टूरिस्ट की फैमिली को मीडिया के सामने लाया गया। अमेरिकी बंधक डोनाल्ड हिचिंग्स की बीवी जेन हिचिंग्स ने मीडिया में अपील करते हुए कहा, हमें कश्मीरियों की तकलीफों से हमदर्दी है, लेकिन बंधक बनाए गए लोग बेकसूर हैं। हमारी क्या गलती है? कीथ मंगन की पत्नी ने कहा, गॉड के लिए प्लीज हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। आतंकवादियों पर इस अपील का कोई असर हुआ नहीं। मामले को 2 साल गुजर गए। 1997 में पहलगाम में एक और लाश मिली। शुरुआत में माना जा रहा था कि यह ब्रिटिश टूरिस्ट पॉल वेल्स की लाश है, लेकिन फिर डीएनए टेस्ट से पता चला कि लाश वेल्स की नहीं है। इसके बाद साल पर साल गुजरने लगे। सरकार आतंकवादियों को रिहा करने को राजी नहीं थी। बाद में आतंकवादियों की तरफ से कम्युनिकेशन बंद हो गया। 6 लोगों का क्या हुआ कभी पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ दावे जरूर हुए। एक आतंकवादी जिसे भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा, उसने बताया कि सारे बंधक दिसंबर 1995 में ही मार डाले गए थे। हालांकि पत्रकार एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क अपनी फेमस किताब द मीडो में दावा करते हैं कि अल फरहान ने बंधकों को गुलाम नबी मीर को बेच दिया था, जिसने कई महीने बंधक रखने के बाद उन्हें गोली मार दी थी। इधर 1995 में अल फरहान अपने साथियों को छुड़ाने में असफल रहा था, लेकिन 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन उन्होंने हाईजैक किया। अब की मामला भारत का था, इसलिए सरकार आतंकवादियों को रिहा करने पर मजबूर हुई। मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद के साथ उमर सईद शेख को भी रिहा किया गया। उमर खुद भी अल फरहान का मेंबर था। उसने 2004 में दिल्ली में कुछ लोगों को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया था। रिहा होने के बाद उसने डैनियल पर्ल हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं मसूद अजहर ने अल फरहान से नाता तोड़कर जैश ए मोहम्मद का गठन किया और उसका सरगना बना। इसी के साथ तारीख के आज के एपिसोड को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।